जरा एक पल के लिए इस बात की कल्पना की जाए कि एक बहुत ही पुराना कोयले से चलने वाला विशाल स्टीम इंजन पूरी रफ्तार से पटरियों पर दौड़ा है। अच्छा। हाँ, और अब चुनौती ये है कि उस इंजन को बिना रोके, मतलब उसकी रफ्तार कम किए बिना ही उसे एक बिल्कुल आधुनिक इको फ्रेंडली इलेक्ट्रिक बुलेट ट्रेन में बदलना है। अरे, सुनने में तो ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म का दृश्य लगता है ना? मतलब भारी मशीनरी को चलते हुए कोई कैसे बदल सकता है? बिल्कुल, और आज की इस गहरी चर्चा का मुख्य विषय ठीक यही पहेली है, क्योंकि थर्मेक्स लिमिटेड नाम की कंपनी असल में कुछ ऐसा ही करने की कोशिश कर रही है। और ये कोई छोटी बात नहीं है। आज पूरी दुनिया के औद्योगिक क्षेत्र को इसी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। सही कहा, और आज का हमारा मिशन भी यही है, थर्मेक्स की इस कहानी का विश्लेषण करना। हमारे पास बहुत सारे दिलचस्प स्रोत हैं, जैसे न्यूज आर्टिकल्स, केयर रेटिंग्स की रिपोर्ट्स, इन्वेस्टमेंट के रिसर्च पेपर्स और कंपनी की खुद की प्रेस रिलीज। मतलब डेटा की कोई कमी नहीं है हमारे पास। हाँ, बिल्कुल नहीं। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे 1966 में एक छोटी सी बॉयलर बनाने वाली कंपनी आज वैश्विक स्तर पर एनर्जी ट्रांजिशन या कहें कि ऊर्जा परिवर्तन के क्षेत्र में एक लीडर बन गई है। देखिए, जो लोग भी बाजार के रणनीतिक बदलावों को गहराई से समझना चाहते हैं, उनके लिए ये चर्चा बहुत काम की होने वाली है, क्योंकि अक्सर जब एनर्जी ट्रांजिशन की बात होती है तो लोगों का ध्यान सिर्फ सोलर पैनल या इलेक्ट्रिक कारों पर जाता है, जो कि पूरी तस्वीर नहीं है। बिल्कुल सही। असल प्रदूषण और भारी ऊर्जा की खपत उन बड़े उद्योगों में होती है जो सीमेंट, स्टील या रसायन बनाते हैं। तो थर्मेक्स की कहानी से हम समझेंगे कि कारखानों के अंदर जमीनी स्तर पर ये इंडस्ट्रियल डीकार्बनाइजेशन कैसे काम करता है। तो चलिए सफर की जड़ों से शुरुआत करते हैं। स्रोतों के अनुसार इस कंपनी की शुरुआत 1966 में एएस भटेला द्वारा वानसन इंडिया के रूप में हुई थी। हाँ, तब वे मुख्य रूप से पैकेज बॉयलर्स बनाते थे। फिर बाद में रोहिंटन नागा और 1996 के बाद अनु आगा के नेतृत्व में इसका काफी विस्तार हुआ, और आज कंपनी के एमडी और सीईओ आशीष भंडारी के नेतृत्व में इनका एक बिल्कुल नया विजन है, एनर्जी ट्रांजिशन में एक भरोसेमंद साथी। और ये सिर्फ एक नारा नहीं है। आज 90 से अधिक देशों में इनकी मौजूदगी है। 16 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हैं, जिनमें से 12 भारत में और 4 विदेश में हैं, और करीब 7,854 कर्मचारी हैं। अरे वाह, 7,854 कर्मचारी। लेकिन सच कहूं तो मुझे यहाँ थोड़ी शंका हो रही है। ओके, लेट्स अनपैक दिस। एक कंपनी जिसने दशकों तक कोयले और ईंधन से चलने वाले बॉयलर बनाए हैं, वो अचानक एनर्जी ट्रांजिशन पार्टनर कैसे बन सकती है? ये सवाल बहुत स्वाभाविक है। मतलब हर दूसरी कंपनी आजकल ग्रीन होने का दावा करती है। क्या ये सिर्फ एक मार्केटिंग का तरीका या ग्रीन वॉशिंग नहीं है? मैं बताती हूँ, ये एक बहुत ही वाजिब शंका है। अक्सर कंपनियां सिर्फ पीआर के लिए ऐसा करती हैं, लेकिन अगर हम डेटा को करीब से देखें तो यहाँ कहानी कुछ और है। अच्छा, डेटा क्या कहता है? स्रोतों के अनुसार कंपनी ने अपने खुद के संचालन में, यानी अपने कारखानों में कार्बन उत्सर्जन में 38% की भारी कमी पहले ही कर ली है। 38%? अरे ये तो काफी बड़ा आंकड़ा है। लेकिन एक भारी इंजीनियरिंग कंपनी के लिए ऐसा करना, ये हुआ कैसे? देखिए, ये रातों रात नहीं हुआ है। उन्होंने अपनी मैन्युफैक्चरिंग प्रक्रियाओं में ऊर्जा दक्षता को बढ़ाया है, और इतना ही नहीं, वित्तीय वर्ष 2030 तक इस उत्सर्जन को 50% तक कम करने का नया लक्ष्य भी रखा गया है। मतलब वो जो तकनीक बाजार में बेच रहे हैं, उसका इस्तेमाल पहले खुद पर कर रहे हैं? बिल्कुल। जब कोई कंपनी अपने ही घर में इतने बड़े पैमाने पर कार्बन घटाती है, तो ये साबित होता है कि ये सिर्फ खोखली मार्केटिंग नहीं है। ठीक है, मान लेते हैं कि इरादे सही हैं, लेकिन हवाई बातों से तो बड़े औद्योगिक बदलाव नहीं आते ना। इस ग्रीन विजन को हकीकत में बदलने के लिए भारी भरकम निवेश, मतलब कैश की जरूरत होती है। एकदम सही। बिना ठोस आर्थिक आधार के कोई भी कंपनी इतने बड़े तकनीकी बदलाव का रिस्क नहीं ले सकती, और यहीं पर उनके वित्तीय आंकड़े दिलचस्प हो जाते हैं। हाँ, मैंने भी रिपोर्ट देखी है। शोध रिपोर्ट बताती है कि कंपनी का कुल रेवेन्यू 10,388 करोड़ रुपए रहा है, और उनकी ऑर्डर बुक तो देखे, 12,300 करोड़ की मजबूत ऑर्डर बुक है उनके पास। यहीं पर मुझे उनके अलग अलग सेगमेंट्स के आंकड़ों में एक बड़ा अजीब सा विरोधाभास नजर आया। कैसा विरोधाभास? मतलब अगर हम उनके 4 मुख्य सेगमेंट्स को देखें तो इंडस्ट्रियल इंफ्रा सेगमेंट ने 2,879 करोड़ रुपए का रेवेन्यू दिया, लेकिन इसका मार्जिन सिर्फ 4.3% है। वहीं दूसरी तरफ केमिकल सेगमेंट का रेवेन्यू केवल 564 करोड़ रुपए है, लेकिन मार्जिन 8.2% है। मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर बड़े पैमाने पर काम कर रहा है, लेकिन असल मुनाफा तो रसायनों से आ रहा है। बिल्कुल, और यही तो व्यावसायिक विविधता या कहीं डाइवर्सिफिकेशन की असली ताकत है।
देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बहुत बड़े होते हैं, लेकिन उनमें लागत और प्रतिस्पर्धा इतनी होती है कि मार्जिन कम ही रहता है। हाँ, वो तो है। लेकिन इन बड़े प्रोजेक्ट्स में जिन विशेष रसायनों की जरूरत पड़ती है, जैसे वाटर ट्रीटमेंट के लिए, वहाँ उनका केमिकल सेगमेंट काम आता है, जो बहुत अच्छा मार्जिन देता है। और इन प्रोजेक्ट्स की जो जटिलता है वो भी हैरान करने वाली है। स्रोतों में जिक्र है कि असम में बन रही भारत की पहली स्वदेशी सेमीकंडक्टर फैसिलिटी के लिए इन्होंने अल्ट्रा प्योर वाटर जनरेशन सिस्टम लगाने का काम किया है। ये बहुत बड़ी बात है। सुनने वालों के लिए ये समझना जरूरी है कि सेमीकंडक्टर के लिए सामान्य साफ पानी काफी क्यों नहीं होता। चिप्स में ट्रांजिस्टर नैनोमीटर के स्तर पर होते हैं। अगर पानी में एक छोटा सा मतलब माइक्रोस्कोपिक मिनरल का कण भी रह जाए तो वो पूरी चिप को खराब कर सकता है ना? बिल्कुल, वो पूरे सर्किट को तबाह कर सकता है। ऐसे स्तर की शुद्धता हासिल करना एक बहुत बड़ी इंजीनियरिंग चुनौती है। और इसके अलावा बोत्सवाना में 600 मेगावाट का 1029 करोड़ रुपए का ग्रीनफील्ड एनर्जी ऑर्डर भी इनके पास है। तो अगर इन दोनों उदाहरणों को एक साथ देखा जाए तो रणनीति साफ हो जाती है। एक तरफ माइक्रोस्कोपिक स्तर का काम और दूसरी तरफ अफ्रीका में एक विशालकाय प्लांट। तो इस सब का क्या मतलब है? अगर मैं इसे रोजमर्रा के निवेश से जोड़कर देखूं तो ये एक बहुत ही संतुलित इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो की तरह है। हाँ, बिल्कुल। उनका जो पुराना इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स बिजनेस है, जो 3,433 करोड़ रुपए का रेवेन्यू और 9% मार्जिन दे रहा है, वो एक कैश काउ की तरह काम कर रहा है। वो लगातार पैसा बना रहा है और उसी पैसे का इस्तेमाल नए और भविष्य के ग्रीन सॉल्यूशंस को खड़ा करने में हो रहा है, जिसका मार्जिन अभी 5.6% के आसपास है। सही कहा। केयर रेटिंग्स की रिपोर्ट भी इसी संतुलन की पुष्टि करती है। उनका क्रेडिट प्रोफाइल और लिक्विडिटी बेहद मजबूत स्थिति में है। करीब 2,500 करोड़ रुपए का फ्री कैश है उनके पास। अरे वाह, 2,500 करोड़ का फ्री कैश। हाँ, और यही कैश बफर उन्हें नई तकनीकों में बड़े रिस्क लेने की आजादी देता है। अब इसी बात से एक ऐसा सवाल उठता है जिसने मुझे रिसर्च पढ़ते हुए थोड़ा अटका दिया था। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। बताइए, क्या सवाल है? देखिए, 2 जून 2026 को एनसीएलटी ने थर्मैक्स की पूर्ण स्वामित्व वाली सब्सिडियरी बिल्टेक प्रोडक्ट्स इंडिया के अधिग्रहण को मंजूरी दे दी। हाँ, जो 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी माना जाएगा। बिल्कुल, और इसमें 15,21,000 इक्विटी शेयर बिना कोई नए शेयर जारी किए खत्म कर दिए जाएंगे। अब मैं अकाउंटिंग के इन पचड़ों में ज्यादा नहीं जाना चाहता, लेकिन मेरा सवाल सीधा सा है। एक कंपनी जो ग्रीन सॉल्यूशंस और एनर्जी ट्रांजिशन का झंडा लेकर चल रही है, वो अचानक कंस्ट्रक्शन केमिकल्स मतलब निर्माण में इस्तेमाल होने वाले रसायनों को अपने मुख्य ढांचे में क्यों मिला रही है? क्या ये उनके मुख्य लक्ष्य से भटकाव नहीं है? पहली नजर में ये भटकाव लग सकता है, लेकिन अगर व्यावसायिक रणनीति के नजरिए से देखें तो ये एक बहुत ही स्मार्ट कदम है। वो कैसे? देखिए, ऊर्जा परिवर्तन के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, जैसे रिन्यूएबल प्लांट्स लगाना, वो बहुत खर्चीले होते हैं। उनका पे बैक पीरियड बहुत लंबा होता है। मतलब ग्रीन तकनीक रातों रात मुनाफा नहीं देती। एकदम सही। ऐसे में कंपनी को स्थिर और उच्च मार्जिन वाले बिजनेस की जरूरत होती है। केमिकल सेगमेंट, जैसा कि हमने देखा, 8.2% का मार्जिन देता है। तो बिल्टेक को मिलाने का मकसद क्या है? बिल्टेक को पूरी तरह से मूल कंपनी में मिलाने का मतलब है प्रशासनिक ढांचे को सरल बनाना। इसे कॉर्पोरेट भाषा में इकोनॉमीज ऑफ स्केल कहते हैं। अच्छा, मतलब खर्च बचाना। बिल्कुल। जब 2 अलग-अलग दफ्तर, अलग एचआर और अलग कंप्लायंस टीम रखने के बजाय उन्हें एक कर दिया जाता है, तो करोड़ों रुपए की बचत होती है। कच्चा माल थोक में खरीदा जा सकता है। अब समझ आया। ये उसी उच्च मार्जिन वाले बिजनेस को और भी ज्यादा लाभदायक बनाने का तरीका है, ताकि उस मुनाफे को ग्रीन तकनीक में जोका जा सके। बिल्कुल, यही रणनीति है। ये तो बहुत ही चतुर रणनीति है। तो अब उस भविष्य की साफ ऊर्जा पर आते हैं। स्रोतों के अनुसार ग्रीन सॉल्यूशंस के तहत कंपनी की योजना वित्तीय वर्ष 2028 तक अपनी रिन्यूएबल ऊर्जा क्षमता को 300 मेगावाट से बढ़ाकर सीधे 1 गीगावाट तक करने की है। और इसके लिए करीब 4,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। 4,000 करोड़? लेकिन जिस चीज ने इस पूरी रिसर्च में मेरा सबसे ज्यादा ध्यान खींचा, वो है ग्रीन हाइड्रोजन। ग्रीन हाइड्रोजन तो निश्चित रूप से औद्योगिक डीकार्बनाइजेशन का भविष्य है। स्रोतों के अनुसार कंपनी ने यूके की सेरेस पावर के साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण साझेदारी की है। ये सॉलिड ऑक्साइड इलेक्ट्रोलाइसिस सेल, जिसे शॉर्ट में SOEC कहते हैं, उसकी तकनीक के लिए है। और साथ ही फोर्टेस्क्यू फ्यूचर इंडस्ट्रीज के साथ भी हाइड्रोजन प्रोजेक्ट्स के लिए समझौता किया है। हाँ, अब देखिए, इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है, ये तो बुनियादी विज्ञान है।
पानी में बिजली प्रवाहित करके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग करना। लेकिन रिपोर्ट कहती है कि ये SOEC तकनीक मौजूदा इलेक्ट्रोलाइसिस की तुलना में 25% अधिक कुशल है। मतलब ये 25% की छलांग कैसे मुमकिन हुई? मैं समझाती हूँ। इस 25% कुशलता के पीछे का विज्ञान बहुत ही दिलचस्प है। बताइए। जो सामान्य इलेक्ट्रोलाइसिस होता है ना, वो कमरे के तापमान पर या हल्के गर्म पानी पर होता है। उसमें पानी के मॉलिक्यूल्स को तोड़ने के लिए बहुत भारी मात्रा में बिजली लगती है। लेकिन SOEC बहुत ही उच्च तापमान पर काम करता है। मुझे इसे एक एनालॉजी से समझने दीजिए। क्या ऐसे देखा जा सकता है कि अगर किसी को पानी उबालना है तो ठंडे पानी को 100 डिग्री तक ले जाने में बहुत गैस चलेगी? हाँ, बिल्कुल। लेकिन अगर पानी पहले से ही 99 डिग्री पर उबलने की कगार पर है तो उसे भाप में बदलने के लिए बस जरा सी ऊर्जा, मतलब एक आखिरी धक्के की जरूरत होगी। एकदम सटीक एनालॉजी है। और यहीं पर थर्मैक्स का सबसे बड़ा फायदा काम आता है। उनका दशकों पुराना बॉयलर और हीट मैनेजमेंट का अनुभव। अच्छा। देखिए, कारखानों में हमेशा भारी मात्रा में वेस्ट हीट या बेकार भाप पैदा होती है। थर्मिक्स इसी बेकार पड़ी उच्च तापमान वाली भाप का सीधा इस्तेमाल करता है। पानी पहले से ही भाप के रूप में ऊर्जा से भरा होता है, इसलिए बिजली कम लगती है। अरे वाह, मतलब 25% बिजली बच गई। ये तो कमाल का इंजीनियरिंग समाधान है। उन्होंने अपने पुराने बॉयलर के ज्ञान को लिया, कारखाने की वेस्ट हीट को पकड़ा और उसे भविष्य के ईंधन में बदल दिया। बिल्कुल। मतलब ये वही बात हो गई कि पुराने स्टीम इंजन की ही भाप का इस्तेमाल करके बुलेट ट्रेन की बैटरी चार्ज कर दी जाए। सही कहा। लेकिन यहाँ एक सवाल और आता है, इतनी मशक्कत की क्या जरूरत है? क्या सारे उद्योग सीधे सौर ऊर्जा या बैटरी पर शिफ्ट नहीं हो सकते? इससे एक अहम सवाल खड़ा होता है और इसका जवाब हार्ड टू अबेट उद्योगों में छिपा है। ये हार्ड टू अबेट उद्योग क्या होते हैं? मतलब मैं समझ रहा हूँ कि जिनका उत्सर्जन कम करना मुश्किल है। हाँ, ये वे उद्योग है जिन्हें सिर्फ बिजली से नहीं चलाया जा सकता, जैसे कि स्टील बनाना। लोहे के अयस्क को पिघलाने के लिए हजारों डिग्री तापमान चाहिए, जो सदियों से कोयले के जरिए हासिल किया जाता रहा है। एक इलेक्ट्रिक कार को बैटरी से चला सकते हैं, लेकिन एक विशाल स्टील भट्टी को बैटरी से नहीं गरमा सकते। हाँ, वो तो मुमकिन ही नहीं है। इसी तरह फर्टिलाइजर्स यानी अमोनिया बनाने या रिफाइनरीज में भी अत्यधिक ताप चाहिए। अभी तक इनके लिए बहुत कम विकल्प थे। तो ग्रीन हाइड्रोजन यहाँ काम आती है। बिल्कुल। इन उद्योगों को एक ऐसा ईंधन चाहिए जो कोयले की तरह जल सके, भारी गर्मी दे, लेकिन धुआं ना छोड़े। ग्रीन हाइड्रोजन जलने के बाद सिर्फ पानी की भाप छोड़ती है। क्या बात है, अब पूरी तस्वीर साफ हो रही है। मतलब जब भी हम न्यूज में नेट जीरो लक्ष्यों के बारे में पढ़ते हैं तो वे सिर्फ सरकारी नीतियां लगती हैं। हाँ, अक्सर ऐसा ही लगता है। नीतियां खुद ब खुद स्टील के कारखानों को साफ नहीं करती। जमीनी स्तर पर हार्डवेयर, विशाल बॉयलर और रासायनिक प्रक्रियाओं को बदलने का असल काम थर्मैक्स जैसी कंपनियां कर रही हैं। सही कहा। और ये रातों रात होने वाला बदलाव नहीं है। इसमें पुरानी तकनीकों से कमाया गया पैसा नई तकनीकों में लगाया जा रहा है। बिल्कुल। तो इस पूरी चर्चा को समाप्त करने से पहले इन्वेस्टमेंट्स की रिपोर्ट में एक और तकनीक का जिक्र है जिस पर बात करना जरूरी है। कौन सी तकनीक? आज हमने बैटरी, रिन्यूएबल ऊर्जा और ग्रीन हाइड्रोजन को समझा, लेकिन रिपोर्ट में एक और बहुत ही भविष्यवादी तकनीक की तरफ इशारा किया गया है, कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज, यानी CCUS। ओहो, कार्बन कैप्चर। ये तो ऊर्जा क्षेत्र का सबसे बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है, हालांकि अभी शुरुआती दौर में है। आसान भाषा में कहें तो कारखानों की चिमनियों से निकलने वाले कार्बन को हवा में घुलने से पहले ही पकड़ लेना। जरा इस संभावना पर विचार किया जाए। क्या भविष्य में थर्मिक्स जैसी कंपनियां सिर्फ फैक्ट्रियों का धुआं साफ करने तक सीमित रहेंगी, या फिर वे एक ऐसे जादूगर या एल्केमिस्ट में बदल सकती हैं जो हवा से सीधे जहरीले कार्बन को खींचे और फिर उसे वापस किसी उपयोगी चीज में बदल दे, जैसे कि हरा यूरिया या नए तरह के सिंथेटिक ईंधन? बिल्कुल। अगर ऐसा होता है तो ये ऊर्जा का एक पूरा नया चक्र होगा, एक क्लोज्ड लूप, जहां प्रदूषण ही अगले उत्पाद का कच्चा माल बन जाएगा। ये एक ऐसा विचार है जो भविष्य की अपार संभावनाओं के दरवाजे खोलता है। कैसे एक पुराने स्टीम इंजन को एक ऐसी बुलेट ट्रेन में बदला जा रहा है जो शायद भविष्य में अपना रास्ता खुद साफ करती चले। बिल्कुल। तो आज की ये गहरी चर्चा यहीं समाप्त होती है। स्रोतों और डेटा के इस विश्लेषण से ये बिल्कुल स्पष्ट है कि ऊर्जा परिवर्तन केवल एक नारा नहीं, बल्कि जमीनी स्तर पर चल रही एक बहुत ही जटिल और दिलचस्प इंजीनियरिंग क्रांति है।
सुनने वालों के लिए ये एक नई दिशा में सोचने का मौका है।